साल 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सरप्राइजिंगली ये लोग यहाँ किसी सिंगर या बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये लोग यहाँ मैथ्स पढ़ने आए थे और इन्हें पढ़ाने वाले टीचर थे बायजू रविंद्रन, एक ऐसे करिज्मेटिक टीचर जिन्होंने टीचिंग के आर्ट को मास्टर कर लिया था। फ्यूचर में रविंद्रन अपनी इसी मास्टरी के बेस पे इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस बनाने वाले थे और सैडली खुद अपनी आंखों के सामने उसी कंपनी का डाउनफॉल भी देखने वाले थे। लेकिन क्या है बायजूस के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बायजू रविंद्रन का बर्थ 1980 में केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थे। रविंद्रन को बचपन से ही दो चीजों से गहरा लगाव था, स्पोर्ट्स और मैथमेटिक्स। 80s और 90s की हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनकी फैमिली ने भी उन्हें दो करियर चॉइसेस दी, डॉक्टर या इंजीनियर। रविंद्रन ने इंजीनियरिंग चुनी। ईयर 2000 में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2001 में एक शिपिंग फर्म में नौकरी करने लगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रविंद्रन की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। उनके कुछ फ्रेंड्स IIMs में एडमिशन लेने के लिए कैट एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रविंद्रन की हेल्प मांगी। न केवल रविंद्रन ने अपने दोस्तों को पढ़ाया पर साथ ही साथ खुद भी कैट एग्जाम दे दिया। 12 में से 4 दोस्तों ने कैट तो क्लियर कर ही लिया, साथ में रविंद्रन ने भी कैट में स्कोर किए पूरे 100 परसेंटाइल। लेकिन उन्होंने कोई भी IIM ज्वाइन नहीं किया और अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। 2005 में उन्होंने फिर से कैट एग्जाम दिया और फिर से 100 परसेंटाइल स्कोर किए, जिसके बाद बायजू रविंद्रन चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से पॉपुलर हो गए और उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। कुछ ही टाइम में रविंद्रन को रियलाइज हो गया कि उन्हें टीचिंग बहुत पसंद है और वो अपनी पूरी लाइफ यही करना चाहते हैं। 2006 में उन्होंने एक छोटी सी क्लास से शुरुआत की, बायजूस क्लासेस फॉर कैट की। लेकिन बहुत ही जल्द ये क्लासेस एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई, जहां वो एक साथ 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। बायजूस की क्लासेस फ्रीमियम मॉडल पे चलती थी। पहली क्लास फ्री होती थी और सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स पैसे लगते थे। अब रविंद्रन का टीचिंग स्टाइल काफी प्रैक्टिकल था। वो मार्क्स से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करते थे। जिन स्टूडेंट्स को बचपन से रट्टा मारना सिखाया गया था, उनके लिए रविंद्रन की ये अप्रोच काफी रिवॉल्यूशनरी थी। इसीलिए उनके फ्री क्लासेस लेने वाले 10 में से 9 बच्चे उनकी पेड क्लासेस के लिए एनरोल कर लेते थे। इस सक्सेस को देखते हुए रविंद्रन ने इस मॉडल को 4 शहर बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में एक्सपैंड कर दिया। इन्हीं क्लासेस के दौरान उनकी मुलाकात कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और अपनी फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ से हुई। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स और इवन दिव्या आगे चल के बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर्स बने और कुछ स्टूडेंट्स अर्ली एम्प्लॉयज बने। 2009 तक रविंद्रन ने बायजूस क्लासेस को 9 शहरों में एक्सपैंड कर दिया था। वो दिन रात काम करते थे और हर हफ्ते हर शहर में क्लासेस लेते थे। ट्रैवलिंग के दौरान वो अपने कंटेंट को ज्यादा एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाने पे काम करते थे। उनकी हर क्लास में स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते थे कि वहां डाउट्स पूछना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए रविंद्रन ने अपने कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया था कि स्टूडेंट के हर पॉसिबल डाउट का आंसर उसे पहले ही मिल जाए। उनकी कड़ी मेहनत के कारण देखते ही देखते बायजूस क्लासेस की डिमांड कई और शहरों से आने लगी। लेकिन रविंद्रन के लिए इन सभी शहरों में फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था और वो 24/7 काम करके थक भी चुके थे और इसीलिए रविंद्रन ने बायजूस को डिजिटाइज करने का फैसला लिया। 2009 में उन्होंने VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल नाम की सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी यूज की और अपने लेक्चर्स को 45 सिटीज में ब्रॉडकास्ट किया। इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ वो एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी की नींव रख चुके थे। 2011 में और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को स्टैब्लिश किया, पैशनेट टीचर्स की एक टीम तैयार की और सबसे इंपॉर्टेंट बायजूस ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ले ली। उस समय इंडिया में करीब 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे और रविंद्रन को यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें उन सब तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना होगा। 2013 में बायजूस ने मणिपाल ग्रुप से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना चालू कर दिया। बायजूस ने देखा कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच और स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स को वीडियोस से बेटर समझ में आता है, कुछ को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसीलिए बायजूस ने ये सारी अप्रोचेस अपने ऐप में डाल दी और तो और स्टूडेंट्स जिस स्पेस पे कंफर्टेबल थे उस स्पेस पे लेसन्स ले सकते थे। बायजूस को पता था कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी फोन पे गेम्स और मूवीज पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में तभी आएगा जब एजुकेशनल कंटेंट की क्वालिटी गेम्स और एंटरटेनमेंट कंटेंट से सिमिलर हो। इसीलिए बायजूस ने एक्सपर्ट टीचर्स, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट्स, 3D डिजाइनर्स और इवन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को हायर किया अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ द बायजूस लर्निंग ऐप।
ऐप के अलावा बायजूस टैबलेट्स और SD कार्ड्स में भी प्री लोडेड कोर्सेज सेल करता था। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लॉन्च होते ही कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसे देखते हुए जून 2015 में सिकोया ने बायजूस में $25 मिलियन लगाए और 2016 में मार्क जकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन ने $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। करोड़ों की फंडिंग के बाद बायजूस का अब केवल एक एम था, सेल्स। बायजूस ने कई 100 फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और एक एग्रेसिव सेल्स टीम बनाई। इनकी सेल्स प्रोसेस काफी क्लेवर थी। इसकी शुरुआत होती थी बायजूस के टीवी एड से। पेरेंट्स बायजूस का एड देखते थे और बायजूस का ऐप डाउनलोड कर लेते थे। उसके कुछ दिन बाद बायजूस का एक सेल्समैन उन्हें कॉल करता था और उनके साथ एक इन पर्सन काउंसलिंग सेशन बुक कर लेता था। काउंसलिंग सेशन के दौरान सेल्समैन सबसे पहले बच्चे से उसके इंटरेस्ट्स और एम्बिशंस के बारे में पूछ के उससे एक पर्सनल बॉन्ड, एक रेपो बिल्ड कर लेता था। उसके बाद बच्चे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जिसके आंसर्स वो ना दे पाए। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन था कि एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते थे और यही तो बायजूस का सेल्समैन चाहता था। फिर सेल्समैन अपने टैबलेट पे रविंद्रन की एक हाई क्वालिटी वीडियो दिखाता था जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद पेरेंट से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपका बच्चा इतने बेसिक कॉन्सेप्ट का आंसर नहीं दे पा रहा तो वो बोर्ड्स और उसके बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करेगा। इस क्वेश्चन के बाद पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके गिल्ट और नर्वस महसूस करते थे। पेरेंट्स की इसी फीलिंग को एक्सप्लॉइट करते हुए सेल्समैन बायजूस लर्निंग ऐप को एज अ सॉल्यूशन पिच करता था। डील को लुक्रेटिव बनाने के लिए 50% की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती थी और 100% रिफंड का ऑप्शन भी दिया जाता था। अगर पेरेंट्स तब भी ना खरीदें तो फिर सेल्समैन अपना ब्रह्मास्त्र निकालता था। बच्चे से कुछ और सवाल पूछे जाते थे जिसके आंसर वो ना दे पाए। फिर इन सवालों से जुड़े टॉपिक्स की वीडियोस दिखाई जाती थी और उन्हीं सवालों को दोबारा पूछा जाता था। इस बार वो बच्चा इन सवालों के जवाब बिल्कुल सही देता था। बच्चे की इस इंप्रूवमेंट को देखकर पेरेंट्स काफी इंप्रेस्ड हो जाते थे और अब तक वो बच्चा भी बायजूस का टैबलेट लेना चाहता था। फाइनली पेरेंट्स फी पे कर देते थे और बायजूस की एक सेल क्लोज हो जाती थी। ये एक ऐसी सेल्स ट्रिक थी जो कभी फेल नहीं होती थी। इसी सेल्स मॉडल के बेस पे बायजूस बुलेट की रफ्तार से ग्रो करता चला गया। 2018 में $1 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन के साथ बायजूस इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई। कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस की ग्रोथ को और भी बड़ा स्पीड बूस्ट दे दिया, COVID-19. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पे निर्भर होना पड़ा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बायजूस ने कुछ हफ्तों के लिए अपनी क्लासेस फ्री कर दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अक्वायर कर सके। इस स्ट्रेटेजी के चलते बायजूस का ऐप यूसेज 60% से इंक्रीज हो गया। देखते ही देखते कुछ दिनों का लॉकडाउन अब महीनों में बदल चुका था और इसीलिए ई लर्निंग का एडॉप्शन भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। एडटेक इंडस्ट्री की इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखते हुए वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स में फोमो क्रिएट हो गया। वो एडटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एडटेक कंपनीज में मुंह मांगी कीमत पे हजारों करोड़ों रुपए लगाना चालू कर दिया। जहां 2019 में एडटेक सेक्टर में टोटल $429 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, वहीं 2020 में ये इन्वेस्टमेंट $2,220 मिलियन और 2021 में $4,165 मिलियन हो गई। लेकिन कैच ये है कि इसमें से ऑलमोस्ट 50% फंडिंग केवल बायजूस को मिली थी। इन हजारों करोड़ों की फंडिंग के साथ बायजूस ने एक के बाद एक अपने से छोटे एडटेक स्टार्टअप्स को बहुत महंगे दामों में एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे कोडिंग एजुकेशन में एंट्री लेने के लिए उन्होंने वॉपिंग $300 मिलियन में व्हाइट हेड जूनियर को खरीद लिया। सिमिलरली टिंकर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग, एपिक, स्कॉलर और ग्रेडअप जैसे स्टार्टअप्स को भी एक्वायर कर लिया। इनमें से 3 स्टार्टअप्स यूएसए के थे और रविंद्रन इन स्टार्टअप्स के थ्रू यूएस मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते थे। इन स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रो करने के लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का एक लोन तक ले लिया था, जो एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन सबसे ज्यादा न्यूज तब बनी जब बायजूस ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया। बेसिकली एक 5 साल पुरानी एडटेक कंपनी बायजूस ने 33 साल पुरानी एक कोचिंग जाइंट को एक्वायर कर लिया था।
प्लस कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि बायजूस ने आकाश के लिए उसकी वैल्यू से 20-30% एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं। मार्च 2022 तक 58,000 एम्प्लॉइज और $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूस अपनी पीक पे पहुंच चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट अब खत्म हो रहा था। The World Health Organization today declared an end to the COVID-19 global health emergency. और इसी के चलते बायजूस की ग्रोथ स्टोरी में एक डेडली ब्रेक लगने वाला था, एक ऐसा ब्रेक जो पूरे इंडिया को शॉक करने वाला था। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी सेल्स उनकी वैल्यूएशन के मुकाबले काफी कम रफ्तार से बढ़ रही थी। इसीलिए बायजूस अपनी सेल्स टीम पे बेइंतहा प्रेशर बिल्ड करने लगा। रिपोर्टेडली बेंगलुरु ऑफिस में एम्प्लॉइज को 14 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट्स पे काम करना पड़ता था। सेल्स रेप्स को टारगेट मीट करे बिना लंच ब्रेक तक लेने को मना किया जाता था। अगर कस्टमर कॉल उठाना बंद कर दे तो उसका पूरा ब्लेम सेल्स रेप पे आता था। सेल्स टारगेट्स भी अनरीजनेबल थे। हर सेल्समैन को 1.5 लाख की सेल्स लानी होती थी पर वीक। और 2022 में तो बायजूस ने ये रूल लाया कि जो भी सेल्समैन अपना मिनिमम 50% टारगेट मीट नहीं करेगा उसे इमीडिएटली फायर कर दिया जाएगा। इस रूल चेंज के बाद सेल्स पीपल अपना टारगेट मीट करने के लिए साम दाम दंड भेद जो बन सके वो करने लगे। ऐसे कई इंसिडेंट्स आए जिसमें पेरेंट्स को प्रेशर देके, झूठी इंफॉर्मेशन देकर और इवन डरा धमका के सेल्स क्लोज की गई। कई बार तो एक सेल्स क्लोज करने के लिए खुद सेल्स पर्सन ने अपनी जेब से 15,000 रुपए एज डाउन पेमेंट दे दिए। ऑल्सो ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि कस्टमर्स को अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में और रिफंड्स लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे बायजूस की मिस सेलिंग और कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन की कहानियां बाहर आने लगी, वैसे ही पेरेंट्स का बायजूस पे ट्रस्ट ऑल टाइम लो पे चला गया। लेकिन बायजूस के लिए ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। रविंद्रन और बाकी टॉप मैनेजमेंट शायद इस बात को इग्नोर कर रहे थे कि वो चाहे कितनी भी सेल्स कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके यूनिट इकोनॉमिक्स सेंस नहीं बना रहे थे। वो बेसिकली हर एक सेल पे ओवरऑल लॉस कर रहे थे। उनका हर सेल्समैन ऑन एवरेज पर मंथ 2.76 लाख की सेल्स ला रहा था, इंक्लूडिंग कैंसलेशंस एंड रिटर्न्स। लेकिन सेल्समैन की कॉस्ट जैसे सैलरीज, इंसेंटिव्स और ट्रैवल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद का नेट रेवेन्यू केवल 1.6 लाख पर सेल्समैन था। उसके बाद मार्केटिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट को अकाउंट करने के बाद जो नेट मार्जिन था वो केवल 57,000 पर सेल्समैन था। फाइनली ऑफिस रेंट, मैनेजरियल ओवरहेड्स एंड अदर कॉस्ट्स को माइनस करने के बाद बायजूस मैसिव लॉसेस कर रहा था। इन लॉसेस को देखते हुए 2022 के एंड में बायजूस ने अपने सेल्स मॉडल को ट्वीक किया ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकें। नए मॉडल में सेल्स पर्सन को फील्ड विजिट्स नहीं करनी होती थी, मतलब कस्टमर के घर जाके डेमो नहीं देना होता था। इंस्टेड उन्हें सारी सेल्स फोन या जूम कॉल के थ्रू करनी होती थी। अब इस मॉडल से बायजूस के एक्सपेंसेस तो कम हो गए, लेकिन साथ ही साथ उनकी सेल्स भी गिर गई, क्योंकि फोन कॉल के थ्रू कन्वर्जन रेट्स कंपैरेटिवली कम होते थे। लेकिन बायजूस के सामने अभी इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। लेट 2022 में बायजूस की एक अनाउंसमेंट ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो $200 मिलियन इन्वेस्ट करके अलग अलग सिटीज में 500 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स खोलेंगे। लेकिन जिस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने की पूरी मुहिम चालू की थी, आखिर उसी कंपनी को ऑफलाइन क्यों जाना पड़ रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि बायजूस को अब उनके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे। बायजूस को लगा था कि एक बार पैंडेमिक के चलते स्कूल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग की आदत लग जाएगी तो वो हमेशा के लिए ऑनलाइन लर्निंग ही पसंद करेंगे। लेकिन ये अजम्पशन बिल्कुल गलत निकला। 2 साल लंबे पैंडेमिक के बाद स्कूल स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ के थक चुके थे। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी रियलाइज हो चुका था कि उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हुए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो चैटिंग, सोशल मीडिया और यूट्यूब भी चलाते थे। वहीं ऑफलाइन क्लासेस में ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस में टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन के कारण जो अकाउंटेबिलिटी आती थी वो भी ऑनलाइन मिसिंग थी। और इसीलिए अल्टीमेटली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने वापस ऑफलाइन एजुकेशन को ही चूज किया। बेसिकली बायजूस ने जिस एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने के बिजनेस मॉडल पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिए थे, वो मॉडल ही फ्लॉड था। उसमें पैसे बनने ही नहीं वाले थे। बायजूस की हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सितंबर 2022 में बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 21 की अर्निंग्स रिपोर्ट रिलीज करी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बायजूस ने 2428 करोड़ का रेवेन्यू किया था, लेकिन उनके लॉसेस इससे ऑलमोस्ट डबल थे, 4564 करोड़। बेसिकली उस साल बायजूस ने हर दिन 12.5 करोड़ रुपए का लॉस किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह थी कि उनका 80% रेवेन्यू टैबलेट्स की सेल से आ रहा था और केवल 20% रेवेन्यू ही कोर्स फीस और कोर्स स्ट्रीमिंग से आ रहा था। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो बायजूस एक एडटेक कंपनी थी ही नहीं, वो एक टैबलेट बेचने वाली कंपनी थी। इस अर्निंग्स रिपोर्ट से बायजूस का कड़वा सच सबके सामने आ चुका था।
और इसी के चलते अगले कुछ समय में उन पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। सबसे पहली प्रॉब्लम थी फंडिंग की। जिस बायजूस कंपनी में एक साल पहले वीसीज हजारों करोड़ों रुपए लगा रहे थे, अब उसी कंपनी को कोई छूने को भी तैयार नहीं था और इस कारण बायजूस के पास पैसे खत्म होने लगे। एम्प्लॉयज की सैलरीज डिले होने लगी, महीनों से वेंडर्स की पेमेंट्स अटक गई और लोन रीपेमेंट भी रुक गई। फिर एक बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम आ गई। जिन यूएस बेस्ड कंपनीज ने उन्हें 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया था, उन्होंने बायजूस पे लोन डिफॉल्ट और लोन टर्म्स को वायलेट करने के लिए केसेस फाइल कर दिए। इनकी मांग थी बायजूस के सभी एसेट्स और सब्सिडियरीज का कंट्रोल गेन करना। फिर अप्रैल 2023 में एक और झटका आया जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बायजूस पे एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। उनकी इन्वेस्टिगेशन बायजूस की फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को लेकर थी। इसी दौरान बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बायजूस ने हजारों एम्प्लॉयज को फायर करना चालू कर दिया। ईपीएफओ डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक कंपनी में अराउंड 58,000 एम्प्लॉयज थे, लेकिन जून 2023 तक यही नंबर आधे से भी कम, करीब 25,000 पे आ गया था। सरवाइव करने के लिए बायजूस ने अपने यूएस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 मिलियन पे बेचने की अनाउंसमेंट की। बायजूस ने एपिक को $1 बिलियन में खरीदा था, मतलब इस सेल पे उन्हें $500 मिलियन का लॉस हो रहा था। फिर सितंबर 2023 में बीसीसीआई ने बायजूस के अगेंस्ट पेमेंट ना करने के कारण इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू कर दी और जले पे नमक छिड़कने के लिए अक्टूबर 2023 में ईडी ने बायजूस पे 9,000 करोड़ की फेमा वायलेशंस के आरोप लगाते हुए नोटिसेस इशू कर दिए। इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बायजूस की वैल्यूएशन भी क्रैश करते जा रही थी। जनवरी 2024 में तो बायजूस की वैल्यूएशन $225 मिलियन पे आके गिर गई, मतलब $22 बिलियन की पीक वैल्यूएशन से उनकी वैल्यूएशन करीब 99% गिर चुकी थी। रूपी टर्म्स में देखें तो बायजूस ने करीब 1,80,000 करोड़ की वेल्थ गायब कर दी थी। आज के दिन बायजूस ने अपने बेंगलुरु ऑफिस को छोड़ के इंडिया के बाकी सभी ऑफिसेस को खाली कर दिया है। उनके लिए ई लर्निंग के पेड कस्टमर्स को अक्वायर करना मुश्किल हो गया है। उनके ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स के बिजनेस ने तो कभी पिकअप ही नहीं किया और फाइनली आकाश को छोड़कर बायजूस ने जिन स्टार्टअप्स को खरीदा था वो सभी लॉस में है। इन सब के चलते बायजूस ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है और बायजूस के फ्यूचर में केवल एक चीज दिख रही है, डार्कनेस। बायजूस के डाउनफॉल से एक बात क्लियर है कि जो बायजूस कंपनी इंडिया के एजुकेशन को रिवॉल्यूशनाइज करने आई थी, उसके खुद के कोर में एजुकेशन थी ही नहीं। उनकी कोर में था केवल ग्रोथ और वैल्यूएशन का एडिक्शन, और यही एडिक्शन आज उनकी बर्बादी का कारण बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।